जिस देश में हमारे बुजुर्गों का प्राण और प्रतिष्ठा दोनों खतरे में है आज की डेट में, तो बताइए मतलब ये जी। कितनी दुर्भाग्य की बात है। क्या लगता नहीं है कि सबसे पहले हमारे देश के जो बुजुर्ग हैं उनकी प्राण और प्रतिष्ठा दोनों को बचाने की जरूरत है आज की डेट में। बहुत जरूरी है। और जिस स्थिति में आज हमारे बुजुर्ग जी रहे हैं और वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। जी उनके पास दवा का पैसा नहीं, उनके पास खाने का पैसा नहीं है और इस तरीके से सड़कों पर जो है भिखारी की जिंदगी जी रहे हैं। और जी जी। उत्तर प्रदेश से ही जो है दिल्ली का रास्ता जाता है। यही कहूंगा कि हमारी आखिरी लड़ाई है, आर या पार। अभी हम हारेंगे नहीं, हमको जीतना ही है। किसी भी हालत में हमें जीतना है, ताकि हम लोग चाहे मर मिटे लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों को उनका उनकी सहूलियत मिलती रहे। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, सरकार को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ये स्कीम की फेल्यूर है, ईपीएस स्कीम अगर पेंशन की फेल्यूर है, तो एनपीएस आने वाली भी इसी रास्ते पे चली। एनपीएस वालों को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि देखो, ये लोग जिस कगार पे खड़े हैं, कल आप भी उसी कगार पे खड़े होंगे। आपको हमें साथ देना बहुत जरूरी है। क्योंकि इतने कम पेंशन में घर चलाना मुश्किल है। जी जी महिलाओं को फिर ऐसा दूसरा कुछ काम करना पड़ता। मैं सिलाई का काम करती हूँ, तो जी घर जी। खर्चा चलता है। लोग 80 साल के बुजुर्ग लोग है, सरकार को थोड़ी तो भी कुछ तो भी लगना चाहिए हमारे बारे में कि इतने 80 साल के लोग रोड पर उतर रहे हैं, उपोषण को बैठ रहे हैं। क्या सरकार क्या सरकार को क्या सुनना नहीं आ रहा? गूंगी बहरी सरकार है क्या? क्या होता है 700-800 रुपए में? सरकार को हम मानना पड़ेगा। अगर हमारा पेंशन का काम नहीं होगा तो हम मतदान पे बहिष्कार डालेंगे। अगर गवर्नमेंट अभी भी नहीं चेताई तो उनका 2024 के इलेक्शन में बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बेसिकली हम लोगों की डिमांड कोई इतनी ज्यादा नहीं है कि जो पूरी ना की जा सके। आज औसत पेंशन हमको 1171 रुपए मिल रही है। जी जी। आप बताइए कि गैस सिलेंडर भी नहीं मिलने वाला है 1171 में। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों नमस्कार। ईपीएस 95 के पेंशनर इस बार बिल्कुल ही आर पार की लड़ाई के मूड में है, और वो किसी भी कीमत पे जो उनकी मांग है उसको मनवाए बगैर वो दिल्ली से जाना नहीं चाहते हैं। और जिस तरीके से दिसंबर 2023 के अंदर में उन्होंने दिल्ली के अंदर में अपना प्रोटेस्ट किया और कई मंत्री नेताओं का उनको आश्वासन तो मिला, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। ये कम से कम 10 करोड़ लोगों की लड़ाई है जो ईपीएस 95 पेंशन के तहत आते हैं, और जो रिटायर हो गए वो, और जो ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं जो ईपीएस 95 पेंशन में आएंगे। तो हमारे साथ अलग अलग राज्य से लोग जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जो नेशनल एजुकेशन कमेटी ने 12 जनवरी से ईपीएफओ के दफ्तर पे अपना प्रोटेस्ट का प्रोग्राम बनाया है, और 30 जनवरी को आमरण अनशन या क्रमिक अनशन पे बैठेंगे दिल्ली के अंदर में आके दोबारा से। और उनका कहना है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो 2024 का चुनाव भी नजदीक है, तो सरकार जो जनता के वोट से ही बनती है, उनको ये समझ में आना चाहिए कि कम से कम 10 करोड़ तो इंडिविजुअल वोटर, 20 करोड़ कम से कम, अगर वाइफ हस्बैंड को भी जोड़ लेते हैं तो 20 करोड़ वोटर का भी सवाल है। तो क्या सरकार इनकी सुनेगी, और आखिर इनकी जो लड़ाई है उसके तहत इन्होंने क्या प्लान किया है? क्या जीत के साथ ही ईपीएस 95 के पेंशनर वापिस जाएंगे दिल्ली से इस बार, और किसी आश्वासन को बिना किसी ठोस लिखत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है सरकार के पास कि ये अपनी लड़ाई को बीच में इस बार अधूरा छोड़ के जाए, क्योंकि आने वाले अगले 5 सालों तक फिर इनको यही लड़ाई रोड पे बैठ के लड़नी पड़ेगी और फिर चिल्लाना पड़ेगा। हमारे साथ सबसे पहले लेडीज फर्स्ट, तो मैं जानना चाहूंगा कविता जी, आप जुड़ी हुई हैं, महाराष्ट्र से आप हैं, और जो ईपीएस 95 पेंशनर का जो ये लड़ाई है जिसके तहत 12 जनवरी से ये प्रोटेस्ट शुरू होने जा रहा है, क्या लगता है आपको कि सरकार इस बार आप लोगों की बात सुनेगी, या सरकार जागेगी और आप लोगों को जो चाहिए वो देगी? सर, मैं सौ कविता सतीश भालेराव, महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष, और मैं राष्ट्रीय संघर्ष समिति ईपीएस 95 में श्री कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व के नीचे 6 साल से मैं काम कर रही हूँ। सरकार क्यों नहीं मानेगी? सरकार को मानना पड़ेगा। 20 साल सर्विस करने के बाद हमारे 341 रुपए कटते थे, फंड में जाते थे, तो उसके बजाय मेरे को खाली 900 रुपए पेंशन मिलती है। कैसा जीना हमने? हमारी एक ही मांग है सरकार को कि हमको दो जनों का निभा हो, इतना तो भी हमको पेंशन मिलनी चाहिए।
हमारे पेंशन में तो गैस टाकी भी नहीं आती। अगर हमारी पेंशन नहीं बढ़ी तो हम 12 तारीख को रैली निकालेंगे। रैली निकाल के ईपीएफ ऑफिस के सामने हम धरना धर के बैठने वाले हैं। और उसके बाद 6 को हम जंतर मंतर पे जाके वहां भी उपोषण को बैठने वाले हैं। आज सब 80 साल के बुजुर्ग लोग है, सरकार को थोड़ी तो भी कुछ तो भी लगना चाहिए हमारे बारे में कि इतने 80 साल के लोग रोड पर उतर रहे हैं, उपोषण को बैठ रहे हैं। क्या सरकार को क्या सुनना नहीं आ रहा? गूंगी बहरी सरकार है क्या? क्या होता है 700-800 रुपए में? सरकार को हम मानना पड़ेगा। अगर हमारा पेंशन का काम नहीं होगा तो हम मतदान पे बहिष्कार डालेंगे और सरकार को बोलेंगे हम कि हमको इच्छा मरण की तो भी परमिशन दो हमको। बस इतना मैं कहना चाहूंगी। आगे हम लड़ते रहेंगे, हम हमेशा साथ देते रहेंगे जब तक हमारी पेंशन नहीं। सरकार को मेरी यही विनती है कि हमारे बूढ़े लोगों का तुम शाप मत लो, हमारी पेंशन जल्दी बढ़ाओ। तुम तो बोल रहे हैं कि सबको घर मिलेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ 70 लाख लोग गरीब बैठे हुए जिनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा। सर 400-800 में क्या करेंगे? बोलो तुम। हम तो शांति से बैठने वाले हैं। 70 लाख 70 से 75 लाख उन लोगों की बात कर रही है जो ऑलरेडी रिटायर हैं, गरीब बैठे हुए हैं, और 8.5 करोड़ के करीब लोग जो ऑलरेडी ईपीएस 95 में अंशदान कर रहे हैं वो गरीब बनने जा रहे हैं। आप सुन रहे थे एक महिला किस तरह से 20 साल नौकरी करने के बाद 700-800 रुपए पेंशन पे अपना घर चला सकती है। क्या इस बात को सरकार नहीं समझती है? अगर उनके पास अगर दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम ना हो, घर में हस्बैंड हो, बच्चे हो, सबके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है आज के डेट में, लेकिन पेंशन कटवाया था कि इंडिपेंडेंटली रह सकेंगे और बुढ़ापे की जिंदगी आराम से कटेगी, लेकिन शायद वो हो नहीं पा रहा है। वहीं पे सरकार में बैठे लोगों की ऐशमौज चल रही है इन्हीं पेंशन धारियों के पैसे से, और सरकार भी उसी पैसे से शायद चल रही है। जैसा मैंने कहा लेडीज फर्स्ट, तो हमारे साथ सरिता जी भी जुड़ी हुई हैं। और सरिता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से आपको जो पेंशन मिल रहा है आज के वक्त में, उस पेंशन में आपका गुजारा कैसे चल रहा है, और सरकार से जो आपकी मांगे हैं और जनवरी के अंदर जो प्रोटेस्ट दोबारा शुरू होने जा रहा है, आपका क्या ख्याल है कि जो मोदी सरकार कहती है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, तो ईपीएस 95 के अंदर में तो महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जो नौकरी करके अपनी जवानी बेच के नौकरी करी, मैं कह सकता हूं, वो आज अपने ही पैसे के लिए तरस रहे हैं, सरकार से भीख मांग रहे हैं। सरिता जी। नमस्ते सर जी। मैं सरिता नारखड़े महाराष्ट्र बुल्ढाना से हूँ और महिला फ्रंट की ईपीएस महिला फ्रंट की संगठन सचिव हूँ। मेरा यही कहना है कि पेंशन तो बहुत कम है। मैं हाउस वाइफ हूँ। मैं कमांडर अशोक राउत साहब के नेतृत्व में काम कर रही हूँ। मैं मेरे पति का सहयोग दे रही हूँ क्योंकि इतने कम पेंशन में घर चलाना मुश्किल है। महिलाओं को फिर ऐसा दूसरा कुछ काम करना पड़ता। मैं सिलाई का काम करती हूँ तो घर खर्चा चलता है। और मैं चाहती हूँ, अभी भूपेंद्र यादव जी से भी मिले, मंत्री जी से, तो उन्होंने बोला जल्दी काम होएगा, तो मुझे आशा है कि वो काम जल्दी करेंगे, मोदी जी जल्दी करेंगे, ये बहुत आशा लगी हुई है और मैं चाहती हूँ कि जल्दी हो जाए जी। लेकिन आपको लगता है कि जो जनवरी के अंदर में प्रोटेस्ट होने जा रहा है, और मैं बार बार इस चीज को अभी इसलिए कह रहा हूं कि चुनाव नजदीक है और सरकार को तो सरकार बिना वोट के बनती नहीं है, तो सरकार इस 10 करोड़ के कम से कम जो 10 करोड़ वोटर है उनके तरफ ध्यान देने का उम्मीद लग रहा है आपको इस बार? जी लग तो रहा है, पर हमने महिला, जैसे राउत साहब ने पुरुषों का संगठन बनाया, ऐसे हमने महिलाओं का बड़ा संगठन बनाया है और कभी चुनाव के पहले नहीं हुआ हमारा काम, जल्दी नहीं हुआ तो महिलाएं आत्मदहन करेगी, वो भी श्रम शक्ति भवन के सामने। ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। देखिए, लड़ाई जिंदा रह के ही लड़ी जाती है, लड़ाई जिंदा रह के ही लड़ी जाती है। और देखिए, इस देश के अंदर में हजारों लोग रोज दुनिया छोड़ जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता है। तो अगर लड़ाई लड़ना है तो कुछ ऐसा नाम करके जाइए कि इस जीत को दिला के जाइए कि लोग आपका नाम ले। जिंदगी नहीं त्यागनी है। 7 साल हो गए लड़ाई लड़ रहे हैं, 7 साल हो गया है सर। इतनी परिस्थिति खराब है लोगों की कि दवाई के लिए पैसे नहीं है उनके पास, फिर क्या करे? ऐसे जी मरने के बजाय तो ऐसा मरना पुरेगा ना जब सरकार की आंखें खुलेगी। कितना पैसा आपको मिलता है पेंशन? 1700 रुपए। 1700 रुपए। कितने साल की नौकरी करी आपने? मैंने नहीं करी, मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे पति का मैं साथ दे रही हूँ। जी जी जी। कितने साल नौकरी किया आपके पति ने?
32 साल। 32 साल नौकरी करने के बाद 1700 रुपए पेंशन। 1700 रुपए पेंशन। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक शख्स ने 32 साल नौकरी करी और 32 साल के नौकरी में पैसे कटा कटा के इस उम्मीद पे रहे कि जब रिटायर होगा तो कम से कम एक सुकून की 2 रोटी और दाल के साथ जिंदगी चाहते हैं। रोटी के ऊपर ये घी भी नहीं चाह रहे हैं, ये कुछ और चाहते नहीं कि रोटी के साथ नमक भी मिल जाए। तो क्या 1700 रुपए के पेंशन में एक परिवार रोटी के साथ नमक भी शायद वो खा सकता है? ये सवाल आप जनता भी समझते हैं। तो इनकी लड़ाई कितनी जायज है ये आपके सामने है। सर जी 1700 रुपए में ना रोटी खा सकते हैं और ना गोलियां खा सकते हैं, क्योंकि अभी तो सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ही। तो ना बिल्कुल पेट भर बिल्कुल। के गोली खा सकते हैं, ना पेट भर के रोटी खा सकते हैं। नहीं, और मैं समझ सकता हूं क्योंकि आप एक हाउसवाइफ हैं, तो एक अर्निंग का जरिया आपके हस्बैंड थे जिनको अभी 1700 रुपए पेंशन मिल रहा है। तो उसमें दो वक्त की रोटी कैसे आप खा पा रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और शायद किसी को भी ये बात समझ में नहीं आएगी किस तरह से आप सर जिंदगी आप लोग गुजार रही हैं। सर मुझे सिलाई का काम करना पड़ रहा है। हाँ, सिलाई का काम करना पड़ रहा है जब कहीं घर खर्चा चल रहा है। राइट 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 राइट। और किस तरह से बच्चे का कुछ अगर शादी करनी हो, पढ़ाई के लिए पैसे देने हो, तो वो तो बहुत ऊंची बात हो जाएगी। खैर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूपी से सीवी सिंह जी। सीवी सिंह जी, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश इस भारत का राज्य के रूप में, और जहां पे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश कोई सरकार जीत ले तो वो दिल्ली के गद्दी पे काबिज हो जाती है। तो आप उत्तर प्रदेश से होते हुए क्या समझते हैं कि क्या सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों की बात सुनेगी? और जहां से 80 लोकसभा की सीटें आती है और 71 सीट मौजूदा में बीजेपी के पास है, तो आने वाले 2024 में जो नारे लग रहे हैं कि 72 से 75 सीट, ये तो तभी संभव है ना जब ईपीएस 95 के पेंशनर हो, और अलग अलग और भी पेंशनर है, लेकिन खासकर अभी ईपीएस 95 के पेंशनर की बात करूंगा, जब उनकी मांगों को पूरी करेंगे। अदरवाइज कैसे पॉसिबल है? सर सभी उपस्थित लोगों को सादर प्रणाम। जी मैं सीवी सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। जी। आज स्थिति ये हो चुकी हम लोगों की, हम लोगों ने जो है 35 साल 38 साल जो नौकरी की है और पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, 517 रुपए, 441 रुपए, इधर 1250 रुपए, ये हमारा कंट्रीब्यूशन है। और आज औसत पेंशन हमको 1171 रुपए मिल रही है। जी। आप बताइए कि गैस सिलेंडर भी नहीं मिलने वाला है 1171 में। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बावजूद आज रिटायर होने के बाद 70 साल की अवस्था में, 75 साल की अवस्था में लोगों को काम करना पड़ रहा है। जी। काम कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है जीविका चलाने के लिए अपनी, हाँ, कोई मेहनत मजदूरी कर रहा है, कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। आप बताइए, इस उम्मीद में हमने जो है अपना पैसा कटाया था कि हमारे बुढ़ापे का टाइम जो है वो अच्छा निकलेगा, लेकिन आज सरकार हमारे साथ जो कर रही है ये बहुत ही जो है गलत है हम बुजुर्गों के साथ। जबकि सबको न्याय देने की बात करती है, सबका साथ सबका विकास इनका नारा है, लेकिन हम लोगों के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, निश्चित रूप से इसका खामियाजा 24 में भुगतना पड़ेगा सरकार को। 24 में अगर समय रहते हुए। सीवी सिंह जी, बड़ा अहम सवाल आपने बहुत अच्छी बातें बोली है। और जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं ईपीएस 95 के पेंशनर, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की बातें चल रही है। हम सब हिंदू हैं और हम स्वागत करते हैं, अच्छी बात है, सब धार्मिक लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जिस देश में हमारे बुजुर्गों का प्राण और प्रतिष्ठा दोनों खतरे में है आज की डेट में, तो बताइए मतलब ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। क्या लगता नहीं है कि सबसे पहले हमारे देश के जो बुजुर्ग हैं उनकी प्राण और प्रतिष्ठा दोनों को बचाने की जरूरत है आज की डेट में? बहुत जरूरी है। और जिस स्थिति में आज हमारे बुजुर्ग जी रहे हैं और वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, उनके पास दवा का पैसा नहीं, उनके पास खाने का पैसा नहीं है, और इस तरीके से सड़कों पर जो है भिखारी की जिंदगी जी रहे हैं। और उत्तर प्रदेश से ही जो है दिल्ली का रास्ता जाता है। जी। जो भी प्रधानमंत्री बनता है वो उत्तर प्रदेश से ही जीत करके जाता है। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में यदि हमको इग्नोर किया गया तो निश्चित रूप से 24 में जो है इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। अगर समय रहते हुए हमारी मांगे नहीं मान ली गई, हम सिर्फ जो है जीने भर की बात कर रहे हैं, हम
हम इतना पैसा नहीं मांग रहे हैं जितना जो है आज लोग ले रहे हैं। 1 महीना 2 महीने 3 महीने के लिए जो सांसद हो जा रहे हैं, विधायक हो जा रहे हैं, उनकी पेंशन देखिए, उनका क्या योगदान है देश के प्रति। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, हमने तो 35 साल 38 साल अपना मतलब यह है कि जीवन का जो है क्रीम पीरियड दिया है सब देश को, अपनी जवानी कुर्बान किया है देश के नाम, और आज हमको भिखारी बना करके छोड़ दिया गया है। ऐसी स्थिति में बहुत ही मन में पीड़ा है, वो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन चुनाव में जरूरी है व्यक्त हो जाएगा। और मैं आगाह करता हूं आपके माध्यम से कि यदि समय रहते हुए सरकार नहीं चेतती है तो 24 में निश्चित रूप से ये 70 लाख कर्मचारियों का परिवार हमारे निश्चित रूप से इनको वोट की चोट देगा। चलिए, 70 लाख कर्मचारियों का परिवार नहीं, मैं मानता हूं कि 8.5 करोड़ जो ऑलरेडी इस पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो भी देख रहे होंगे कि किस तरह से हालात होते हैं रिटायरमेंट के बाद में, तो वो भी शायद इनके साथ होंगे। चलिए, हमारे साथ कमलाकर जी तो शायद अभी ऑनलाइन दिख नहीं रहे हैं मुझे। रमेश बहुगुणा जी जुड़े हैं। रमेश जी, सवाल अभी हम यही कर रहे हैं कि जिस तरह से ईपीएस 95 के कर्मचारी अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं जनवरी से, आपको क्या लगता है कि सरकार इस बार आपकी बात सुनेगी और सरकार समझ चेत जाएगी चुनाव से पहले कि ये बहुत बड़े तादाद में जो वोटर हैं, अगर इनकी बात हमने नहीं मानी और मांग कुछ नहीं रहे, एक मिनिमम अपना पेंशन मांग रहे हैं 7500 रुपए के करीब और मेडिकल की सुविधा मांग रहे हैं, तो क्या सरकार, आपको लगता है कि सरकार जाग जाएगी इस बार? आपने जो मेरे से पूछा है तो बेसिकली मैं तो एक बात जानता हूं, अगर गवर्नमेंट अभी भी नहीं चेताई तो उनका 2024 के इलेक्शन में बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बेसिकली हम लोगों की डिमांड कोई इतनी ज्यादा नहीं है कि जो पूरी ना की जा सके। आप ये देखिए कि हम जो है, अगर हमारी इस उम्र में हमारी धर्म कर्म की उम्र थी, हमें दर ठोकरें खाने की, धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर गवर्नमेंट हमारे ही पैसे को, जो आज जो है 20 या 22 लाख रुपए के करीब उसकी वैल्यू बनती है, कि अगर अब उसी पैसे को हम आरडी या एफडी में जमा कराते हैं तो आज हमारे को कम से 12-15 हजार रुपए 20 हजार रुपए तक पेंशन मिलती। लेकिन गवर्नमेंट ने वो भी दबा रखा है। अरे वो तो छोड़िए, ये तो हमने दिया है वो है। आप ये देखिए ना, जो हमारे को और फैसिलिटीज मिलती थी सीनियर सिटीजन के नाते, जो सबसे बड़ी चीज थी कि हम धर्म कर्म के लिए तीर्थ स्थानों पे चले जाएं, गवर्नमेंट तो रेल भी बंद कर दी। अब आ जाइए, हमारे को ना तो हम आधार वो मेडिकल कार्ड बना सकते हैं, ना हम अपना लाइसेंस बना सकते हैं। मेरे को समझ नहीं आता गवर्नमेंट चाहती क्या है, कि हमसे क्या चाहती है गवर्नमेंट। अब आ जाइए, जहां तक पैसे की बात है कि ये रोना रोती है गवर्नमेंट कि इनके पास फंड की जरूरत, फंड नहीं है। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, क्या एक मिनिस्टर या एक एमपी या एक विधायक 4 बारी 5 बारी जो है बनता, 4 या 5 बारी बनता है तो वो 4 या 5 पेंशन लेता है एक स्टेट के अंदर। मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि एक स्टेट ने इतनी हिम्मत तो दिखाई कि एक ही पेंशन दी जाएगी चाहे वो कितनी बार भी इलेक्शन जीता हो। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इस काम को नहीं कर सकती? उसमें जो भी पैसा जमा होता तो आप इस तरह के जो पेंशनर्स के तो तुम आसमान में चढ़ा सकते थे, दुनिया भर की स्कीमें निकाली जा सकती थी, दुनिया भर के गरीबियों को जो है रोजी रोटी भी दी जा सकती थी। पर गवर्नमेंट लगता नहीं है कि इतने प्यार से मानने वाली है। बस धरना प्रदर्शन के अलावा कोई चारा नहीं रह गया। इस कड़कड़ाती ठंड में 60 साल से लेकर 80 साल तक के अपाहिज लोग, काइंड लोग इस धरना प्रदर्शन में आएंगे। कल अगर किसी की तबीयत खराब होती है, किसी के साथ गलत कुछ हो जाता है, इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है गवर्नमेंट की होगी। और हम तब तक इस धरना प्रदर्शन को कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। चलिए जब तक मांगे पूरी नहीं होती। हाँ जी, कमलाकर साहब, क्या करेंगे जनवरी में, ये बताइए। जो अब नया अभी प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है उसमें क्या लगता है आपको, सरकार आपकी बात सुनेगी? सर, हमने अभी जनवरी तक 31 दिसंबर तक गवर्नमेंट को मौका दिया था हमारा काम करने के लिए, लेकिन हमारा काम 31 दिसंबर तक नहीं हुआ और हम बुरी कंडीशन में जी रहे हैं। ना समाज में जा रहे हैं, ना घर को वैल्यू है, ना कुछ है, ना पोते ने कुछ मांगा तो हम दे नहीं सकते। 1100-1200 रुपए पेंशन मिलती है सर, पेंशन में कैसा गुजारा करेंगे? और 7-8 साल से हम फाइट कर रहे हैं सरकार के साथ। हमने कई बार उनको बताया कि हमारा पैसा आपके पास है, 30-32-40 साल हमने सर्विस किया है,
पगार में से पैसा काट के जमा किया है, तो भी हमको कुछ पेंशन में अभी 1100-1200 ऐसा मिल रहा है। तो इसमें पेंशन में गुजारा नहीं कर सकता। और हमारा पेंशन का काम अगर नहीं हुआ तो हमको भी सरकार के बारे में सोचना पड़ेगा। हमारी पूरी उम्मीद है कि मोदी साहब ने 2 बार कमांडर साहब को वर्ड दिया है कि मैं तुम्हारा काम करूंगा, मैं प्रधान सेवक हूँ, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ सर। ये शोकांतिका है। राइट। तो सर सरकार के हमने हमारे पूरे जवानी में हमने पगार में से पैसे काट के भरे हैं, और हमने सोचा नहीं था कि इतने बुरे कंडीशन पे हमको जीना पड़ेगा। अभी तो 3-3, 4-4 बार, 2 बार तो अटैक आकेगा, एक बार कोरोना में आके हो गया, और कई बार इसका इतनी दवाई खाना पड़ रहा है, पैसा नहीं है, दवाई के पैसा नहीं है तो खाने की बात दूर है। तो किसी भी हालत में अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हमको सरकार के बारे में 24 में हमको सोचना पड़ेगा। चलिए, तो ये हमारे साथ ईपीएस 95 के पेंशनर्स लोग जुड़े हुए थे, जिनकी दर्द भरी दास्तान आपने सुनी, और जो सालों साल 30-30 साल 20-20 साल नौकरी करने के बाद 1000 और 1100 रुपए पेंशन पे किस तरह गुजारा करेंगे। जिस तरह से अभी आपने सुना होगा, एक महिला ने बताया आप लोगों को किस तरह से सिलाई कढ़ाई करके गुजारा कर रही है, जिनके हस्बैंड ने 32-32 साल नौकरी करी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस दौर से ईपीएस 95 का पेंशनर अपना जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं। एज यूजुअल कमांडर साहब, मैं चाहता हूं कि आप जो ईपीएस 95 के पेंशनर तमाम देश में फैले हुए हैं, और 10 करोड़ से ज्यादा जिनकी तादाद है कुल मिलाकर के, एक्टिव और रिटायर्ड दोनों मिलाकर के, क्या आप उनको संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे कि किस लड़ाई को जीतना कितना जरूरी है? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सभी को सादर प्रणाम। अरविंद जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपने हम सबको ये मौका दिया हमारी बात रखने का। यही कहूंगा कि हमारी आखिरी लड़ाई है, आर या पार। अभी हम हारेंगे नहीं, हमको जीतना ही है, किसी भी हालत में हमें जीतना है, ताकि हम लोग चाहे मर मिटे लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों को उनकी सहूलियत मिलती रहे। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, सरकार को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर ये स्कीम की फेल्यूर है, ईपीएस स्कीम अगर पेंशन की फेल्यूर है, तो एनपीएस आने वाली भी इसी रास्ते पे चली। एनपीएस वालों को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि देखो, ये लोग जिस कगार पे खड़े हैं, कल आप भी उसी कगार पे खड़े होंगे, आपको हमें साथ देना बहुत जरूरी है। सरकार को यह भी बोलना चाहता हूं, अगर एनपीएस में आप 14% कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो हमारी स्कीम में 5% तो करो। 5% अगर कॉन्ट्रीब्यूशन करोगे, हमारी सारी डिमांड पूरी हो जाएगी। आप एक स्कीम में 14% कर रहे हो, एक स्कीम में 1.16 कर रहे हो, ये सौतेला व्यवहार बहुत ही बुरा है। इसके रिपरकशंस बहुत बुरी बात है। आपने सही कहा, जहां हमारे आराध्य दैवत श्री राम जी का प्राण और प्रतिष्ठा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हमारे प्राण जाने को है, प्रतिष्ठा भी हमारी जाने को है। तो इसमें तो यह है कि जिस राजा ने, जिसे हम भगवान मानते हैं, उसने अपने पिता के वचन के लिए पूरा वनवास किया था। 14 साल वो वनवास में रहे, और यहाँ पे हमारे वचन देके हमसे पैसे ऐंठ के ये गवर्नमेंट बुजुर्गों के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, ये बहुत ही बुरी बात है। दुनिया में ऐसा कहीं उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जो मेरे अपने हम सब के भारत देश में है। ये बहुत बुरी बात है, हमारे लिए शर्म की बात है, सरकार के लिए भी ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। इतना ही कहूंगा, अपने साथियों को कहूंगा कि डटे रहिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए। ये आखिरी लड़ाई है, या तो इस पार या उस पार। धन्यवाद। या तो इस पार या उस पार। और आप देख सकते हैं कि किस मेंटली कह लीजिए, फाइनेंशियली कह लीजिए, किस दौर से गुजर रहे हैं इस देश के वो लोग जो 60 के पार हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, अपना पेंशन कटवाया। और बहुत सही बात कमांडर अशोक रावत जी ने कही है, 10 करोड़ के करीब ईपीएस पेंशनर, एक्टिव मेंबर मिलाकर के, कंट्रीब्यूटर मिलाकर के, रिटायर वाले मिलाकर के 1.25 करोड़ के करीब एनपीएस से जुड़े लोग, और ओआरओपी के तहत आने वाले अलग अलग तरीके के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग, उसके बाद ओपीएस एनपीएस वाले लोग, मतलब आप देखेंगे कम से कम 20 करोड़ वोटर की तादाद उनकी है जो सिर्फ पेंशन से जुड़े हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर ये पेंशन वाले अगर ठान ले तो ये समझ लीजिए कि किसी की गद्दी पे किसी को बिठा भी सकते हैं और उतार भी सकते हैं, ये तय है।
अब फैसला सरकार को करना है कि क्या इनको इनका हक देना है, या जो लग्जरी लाइफ मंत्री नेता सब जीते हैं इन्हीं वोटरों के बदौलत, हालांकि वो उतर भी जाएंगे तो वो उनको मिलता रहेगा, लेकिन जनता का विश्वास इस राजनीति के ऊपर और इन नेताओं से वाकई हट जाएगा। फैसला पेंशनर्स को करना है कि उस लड़ाई को वो कैसे आगे बढ़ाते हैं और उनकी जीत कैसे मिलती है, लेकिन ये तय है कि इस बार ये पीछे हटने वाले नहीं है, खासकर ईपीएस 95 के पेश। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते।